नमस्कार दोस्तों, हम जो है कहानी पढ़ रहे थे मछलियाँ। तो हमने जो है नटराजन और विजय और मुकी की और मनीष जो इसमें नायक हैं उनके बारे में बात किया था। लगभग हमारा पार्ट 1 जो है लगभग 10 मिनट का वीडियो था। तो हमने उसमें जो है पढ़ा था, तो हम आज वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ये जो है एक लव स्टोरी है ये कहानी, और इसमें लव ट्रायंगल के साथ साथ इसमें नायिका का बिछड़ना मिलना सब इसमें है। तो इसमें विरह का भी कल्पना किया गया है, और जो है नए नए प्रेम प्रसंग के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो आप इससे पूरा कहानी पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो हम आगे वीडियो को पढ़ रहे हैं। तो आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं। जब विजय ने पूछा कि चाय पियोगे या कॉफ़ी, विजय ने पूछा। उत्तर दिशा की ओर विनम्र भाव से खड़े रहे। काफ़ी हो तो कॉफ़ी, नहीं तो एक गिलास पानी से काम चलेगा, ये बोला था नटराजन ने। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था। तो हम आगे स्टार्ट करेंगे इसमें। लगता है कि मीठा बोलना भूल गए हो। कौन? फिर कह रहे मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था। मीठा तो वह बोलती है। विजय ने कहते कहते अपने को रोक लिया और रसोई की ओर चली गई। कमरे से रसोई का दरवाज़ा दिखता है। नटराजन ने कुर्सी से थोड़ा सा आगे उठकर पूछा, कौन? विजय रसोई के अंदर हो गई, जिससे नटराजन को ना दिख सके। तब नटराजन ने कुछ स्वास्थ्य सी अनुभव करते हुए पैर फैलाकर सामने रखी मेज पर टिका दिए। रसोई में से पानी गिरने की झरझर आवाज़ आ रही थी। खिड़की के प्लास्टिक पर्दों के पास उस पार कुछ नहीं दिखता। अमेरिका के इस शहर में विजय नाम की लड़की के घर में अकेले बैठे नटराजन को इस समय कुछ भी असंगत नहीं लगता। वह भूल सा जाता है कि कुछ ही दिनों बाद वह एक दूसरी लड़की से विवाह करने जा रहा है। जैसे उसने अपनी भावनाओं विचारों को अलग अलग कक्षों में बांट दिया है। 6 साल से वह विदेश में रहते रहते ऊब गया है, पर भारत में पसंद की नौकरी न मिलने से यहीं कुछ वर्ष और रहना होगा। उसने मुकी से विवाह करने का निश्चय बहुत ठंडे दिमाग से सोचने विचारने के बाद लिया है। मुकी उसे कुछ मायनों में अच्छी लगती है। मुकी के मन में नटराजन के लिए आदर है। दोनों जानते हैं कि वह वैवाहिक दायित्व को अच्छी तरह निभा सकते हैं, पर यह सब विजय को कैसे समझाया जाए। कमरे में घी गर्म किए जाने की सुगंध भर उठी। फिर ढेर सी प्याज मक्खन में छोड़ दी गई। विजय, क्या बना रही हो? तो नटराजन ने आवाज़ ऊंची करते हुए पूछा। तो स्टेनलेस स्टील की कलछी हाथ में पकड़े विजय ने रसोई में थोड़ा सा इधर आकर कहा, क्यों? यूं ही कुछ बना रही हूँ। कितनी बार बताया है कि सरसों के दाने चटका लिया करो। प्याज डालने से पहले डाला करो। प्याज डालने के बाद ठीक से चटकते नहीं। नटराजन कहते कहते कुर्सी से थोड़ा सा उठा, फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया। आज वह विजय का अतिथि है, इसलिए वो इसमें रसोई में जाकर बीच में टांग नहीं अड़ा सकता। लगाना उसके लिए मतलब शोभा नहीं देता, ठीक नहीं होता। वे दिन नहीं है कि जब कि अपार्टमेंट मनीष और नटराजन का था। जब पहले मनीष और नटराजन एक साथ रहते थे, वो ऐसा दिन तो अब है नहीं। और रसोई में उसका आधिपत्य भी नहीं है। मनीष को दक्षिणी भोजन अच्छा लगता है। यह जानकर विजय ने सतोत्साह नटराजन की शिष्या बनना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि नटराजन जो था वो पूर्वी मतलब कि उत्तर प्रदेश बिहार से की तरफ की थी लगभग, और जो मनीष था वो दक्षिणी भारत का था। नटराजन और विजय एक ही स्वभाव के भी थे।
तो विजय ने कैसे पूर्ण रूप से मनीष की रुचियों में के अनुसार ढलना आरंभ कर दिया। मनीष के रुचियों के अनुरूप जो है विजय ढलना स्टार्ट कर दी। विजय जो है वैसा रहन सहन बना लिया, वैसा खाना पीना करने लगी। तो उन दिनों विजय रह रहकर हंसा करती थी और उसकी उज्ज्वल तरल आँखों में आंतरिक उल्लास की आभा झरती थी। अब तो उसके गोरे चेहरे पर कलौंस आ गई है, हंसी जैसे होठों को हल्के से छूकर लौट जाती है। विजय 2 तस्तरियों में उपमा ले आए और मेज पर रखकर काफ़ी लेने वापस लौट गई। नटराजन की एक्सपर्ट आंखें देख रही हैं कि प्रिपरेशन ठीक नहीं है, सूजी कहीं कहीं जल गई है, पर काफ़ी लाकर विजय ने तस्तरी उसे दी तो वह चुपचाप खाने लगा। विजय ने स्वयं भी 2 चम्मच उपमा खाकर तस्तरी रख दी और कहा, ठीक से बना नहीं। उस क्षणांश में जैसे पहले वाली प्रफुल्ल हासिनी विजय की इस कालांत मुख से में झांक गई। नहीं तो अच्छा है, नटराजन ने कहा। उसे अच्छा लगा कि जैसे इस बीच विजय ने अपने को थोड़ा सा और दूर हटा लिया है। दोनों के बीच की दूरी अनकही बातों की दीवार बढ़ती जा रही है। विजय ने कॉफ़ी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। नटराजन ने प्याला थामते हुए वातावरण को यथासाध्य सहज बनाने के प्रयत्न में पूछा, वाशिंगटन में कैसा लगा विजय? यहाँ कब तक रहने का इरादा है? वाशिंगटन में मैंने एक नाटक देखा था जो बहुत पसंद आया। छोटी मछली बड़ी मछली, जिसमें बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती रहती है। तब वे कभी कभी सोचती हूँ कि क्या छोटी मछली उलटकर वार भी नहीं कर सकती है। कहकर वह अनमनी सी हंसी। तुम नहीं समझोगे, बहुत उलझी बिखरी मानसिक प्रक्रिया होती जा रही है मेरी। घर में सब ठीक प्रकार है? पिता, भाई, बहन? विजय ने इस प्रश्न पर चकित आंखें उठाई और कहा, वे लोग मुझे चिट्ठी ही कहाँ लिखते हैं। तुमने उन्हें सूचना दी नहीं दी? इतना लड़ भिड़कर इतने गर्व के साथ चली आई थी, यह किस मुख से लिखती कि शादी टूट गई है। मनीष का जी भर गया मुझसे। विजय की बात में हल्की फुल्की कड़वाहट है। नटराजन नहीं चाहता कि बात आगे बढ़े। विजय और मनीष के विवाह ना करने से मुखी का जितना हाथ रहा है, नटराजन से छिपा नहीं है। इस नाटक का वह अधोपांत दर्शक रहा है। थोड़ी कॉफ़ी दोगी? विजय से कहा नटराजन ने। उसने पूछा। बाहर अंधेरा गाढ़ा हो गया है। कमरे में लैंप सेट की झंझरियाँ से निकलकर दीवार पर गिरता प्रकाश अच्छा दिखता है। विजय ने अपने बालों में अटका क्लिप निकाल कर मेज पर रख दिया और सिर को धीरे धीरे कई झटके दिए जिससे बाल पूरे खुल जाएं। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ। और तुमने समाचार तो सुना ही होगा? नटराजन ने हल्के से पूछा, पर झगड़ने का मूड अब विजय का पर नहीं था। वह एकाएक असीम थकान से भर उठी। दाईं बाँ फैलाकर उसने सोफे पर टिका दी। हाँ। विजय के स्वर से नटराजन को कुछ अंदाज ना हुआ कि विजय की क्या प्रतिक्रिया है, पर विजय ने सायास आंखें पूरी खोलकर पूछा, अच्छा नटराजन, तुम्हें वह बहुत पसंद है? बहुत अच्छी लगती है मुकी, उसके बिना तुम रह नहीं सकते हो। नटराजन चौंक गया। नटराजन एकाएक कुछ उत्तर ना दे पाकर वह विजय को देखता रह गया। जानती हूँ, विजय ने कहा। उसकी आंखें लंबी हैं। वह सोफिस्टिकेटेड है, कार चलाती है, अंग्रेजी में कविता लिखती है, पीली मछलियाँ पालती है। वह सभी को अच्छी लगती है, तुम्हें और मनीष को और सबको। पहले विजय का कंठ रुद्र हुआ, फिर ढेर से आंसू आंखों में उमड़ आए, पर वह कहती गई, मैं उसके आगे क्या हूँ? अत्यंत क्षुद्र, उपेक्षणी, मुझे तो तुम निमंत्रण पाने तक का अधिकारी भी नहीं समझते। नटराजन उठकर विजय के पास बैठा। कैसी पागल सी बातें कर रही हो?
विजी तुम्हें क्यों नहीं बुलाएंगे? मुकी आजकल बहुत बिजी है, इसी से निमंत्रण भेजने में देरी हो गई। नटराजन कह रहा है और मन ही मन अपने आप को धिक्कार रहा है। क्यों? उसमें अस्पष्ट बात कहने का साहस नहीं है। अनेक बार चाहने पर मुंह से विजय को ना जता सका कि वह इसके लिए कितनी प्रिय है। 6 वर्षों से इस दीर्घ प्रवास में अनेक युवतियों से परिचय हुआ, पर विजय के मातनाट्य से उसमें जो प्रतिक्रियाएं हुई होती हैं वह नटराजन के लिए एक नया ही अनुभव था। पूरी तरह जानते हुए विजय मनीष की वाग्दाता है कि कुछ ही महीनों बाद दोनों विवाह कर लेंगे। नटराजन को विजय के बारे में सोचना भला लगता था। दिन भर अपने काम में व्यस्त रखने पर भी यह आशा मन में जगी रहती कि शाम को शायद विजय मनीष से मिलने आए। मनीष के पास उन दिनों पैसों की बहुत तंगी थी, इसलिए विजय को अधिक घुमाने फिराने के बजाय वह संध्या अपार्टमेंट में बैठकर बियर पीता था और संगीत सुनते हुए गुजारता था। विजय इधर उधर अत्यंत उदास भाव से मंडराती थी और नटराजन दोनों के अकेलेपन में बाधक न बन अपने कमरे में लेटा पुस्तक पढ़ता था। दीवार के उस पार विजय को हंसी सुनना करता था और एक सुगंध सी सारे घर में छाई रहती थी। पर वे दिन अब नहीं। नटराजन अब बैठकर उन खोए गए दिनों की याद में सिर नहीं धुनेगा। अगले सप्ताह वह नयनतारा मुखर्जी नाम की एक सर्टिफिकेटेड लड़की से शादी करेगा। मनीष और विजय के साथ जिस दायरे में घिर गया था उसे काट फेंकेगा। मुकी फाइन आर्ट्स की छात्रा है। वह तांबे की पात्र गढ़ती है, चित्र बनाती है। नटराजन ने विवाह से पहले ही अपने बैंक अकाउंट में उसका नाम चढ़वा दिया और उसे पूरी छूट दे दी। मुखी की राय से एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर 3 कमरों का फ्लैट ले लिया गया है। मुखी ने डेनिश पद्धति की फर्नीचर ऑर्डर किया और उसकी एक मित्र पर्दे बना रही है। मुखी ने अपने को नए घर को सजाने में व्यस्त कर लिया है। नहीं, मुखी के साथ घर जमाकर रहना नटराजन को बुरा नहीं लगेगा, पर यहाँ बैठे बैठे मन में वेदना की एक खरोच बाकी है। यह पास बैठी है रुदिता विजय मन में जितनी अपनी है वह शायद मुखी कभी न होगी। नटराजन एक दर्शक रहा है, उसे इससे अधिक प्राप्त न होगा। नटराजन एकाएक कठोर हो आया। ऐसी छिन्न दलित तो विजय कभी न थी। बंधु बांधों से दूर, सुबह से शाम तक परिश्रम के बाद अकेले संध्या और रात बिताते हुए विजय को कैसा लगता होगा, इसका नटराजन कुछ अनुमान लगा सकता था। और ऐसा साधना मनीष के लिए, मनीष जिसने एक बहुत ठंडे अनासक्त भाव से नटराजन से कह दिया था, विजय के लिए मेरे मन में कुछ नहीं बचा है। वह बहुत सीधी है, वह सरल है। सरल नहीं, उसमें मुझे पत्नी चाहिए तो मुखी जैसी कलात्मक चाहिए, स्फूर्तिदायक चाहिए, इंटेलेक्चुअल चाहिए। फिर मुखी भी उसे ना बांध सकी। विजय रो मत, नटराजन ने कहा। कितना चाहती हूँ कि दृढ़ बनूं, पर फिर ना क्यों जाने बहुत दुर्बल हो जाती हूँ और आंसू नहीं रुकते हैं। विजय तुम अब भी? हाँ नटराजन, मनीष कहता था कि प्यार चूक जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। अक्सर सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्यों नहीं होता। मैं क्यों निर्मम हूँ, कठोर नहीं हो पाती। मुकी मुझ पर हंसती थी, मेरे भारतीय संस्कार पर। मुझे इस पर लज्जा नहीं है कि मैं उसकी तरह आधुनिक नहीं हूँ। विजय कुछ याद आने पर चुप हो गई।
कुछ देर वह दीवार को एकटक ताकती रही, फिर उसने आंखें पोंछकर झेपी सी मुस्कान होठों पर लाकर कहा, ना जाने क्यों तुम्हें सम्मुख पाकर मैं बिखरने लगती हूँ। जो कुछ मन की तहों में छिपा कर रखती हूँ, तुम्हारे आगे चीख चीख कर कहना चाहती हूँ नटराजन। मैं वहाँ अधिक बैठे रहना नटराजन को असहनीय प्रतीत होने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और कुर्सी पर पड़ा अपना कोट पहनते हुए वह कुछ तल्खी से बोला, उसकी चिंता ना करो बीजी, मैं हमेशा हर एक की बात सुनने को उद्धत हूँ। जैसे नटराजन एक बहुत कॉन्टिनेंट व्यक्ति है जिससे सभी अपने अपने मन की बात कह लेते हैं, पर उसके अंदर भी तो कुछ है जो काटता रहता है, हर समय धुनता रहता है। कमरे में बाहर आकर ठंडी हो आई रात में नए घर की ओर चलते हुए नटराजन की आंखों में बिजी के आगे बिजी का आहत दमनी हो चुका चेहरा घूमता है। फिर अपने ऊपर आक्रोश भी कि जो स्वयं ही आहत है, उसे और दुखी करने से क्या फ़ायदा। अगर चुपचाप उसकी बात सुन लेता तो क्या हो जाता। पर साथ ही मन में थोड़ी सी झुंझलाहट खूब झकझोर कर बिजी को जगा देने की इच्छा की, मनीष अब नहीं लौटेगा बिजी, फिर क्यों तुम उसके नाम की माला जप रही हो, पकड़े बैठी हो। मनीष ने तो कभी जरा भी बिजी की सुविधा का सुख का ख्याल नहीं किया। एक ही मकान में मनीष के साथ रहकर उसके स्वभाव व प्रवृत्तियों से अच्छी तरह परिचय हो गया था, और यह मनीष सा लापरवाह व्यक्ति ही कर सकता है कि लगातार पत्र लिखकर बिजी को भारत से बुलाए और उसके पहुंचने से पहले ही प्रतीक्षा करने से ऊब अकेला मैक्सिको चल दे। उसके जाने के बाद नटराजन घर में अकेला रह गया था। एक सोई सी दोपहर में फ़ोन बजने लगा और एक डरी सी रुआसी आवाज़ मनीष को पूछने लगी। मनीष को अब भी अनेक आवाज़ें पूछा करती थी। इस बार जो कुछ नटराजन ने सुना उससे कुछ क्षण स्तब्ध बैठा रह गया। फिर जल्दी जल्दी कपड़े बदल गराज से कार निकालकर एयरपोर्ट की ओर जाते हुए नटराजन को लगता रहा कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। कुछ गड़बड़ी है। मनीष की मंगेतर भारत में है। दोनों की कॉलेज से मैत्री रही है, यह उसे मालूम था, पर वह यहाँ अचानक आ पहुँचेगी इसका उसे जरा सा भी अनुमान न था। फिर मनीष की आर्थिक स्थिति भी अभी विवाह कर गृहस्थी बसाने की न थी। एयरपोर्ट पहुंचकर नटराजन ने लाउंज के द्वार पर खड़े होकर चारों ओर देखा। अलग हटकर एक कुर्सी पर बैठी बिजी सहज ही दृष्टि में आ गई। पास जाकर अपना परिचय देते हुए नटराजन को विस्मय का दूसरा झटका सा लगा। जिस स्मार्ट सेट में मनीष रहता था उससे बिजी भिन्न थी। उसके वस्त्र, केश विन्यास और झिझकते हुए स्वर में अस्पष्ट निम्न मध्यवर्गीय थी, क्योंकि लड़की ये निम्न मध्यवर्गीय थी और जो इस मनीष था वो स्मार्ट जैसा वैसा रहता था, क्योंकि वो नई नई लड़कियां ढूंढता था, नई नई लड़कियों के साथ भोग विलास में व्यस्त था। एक को शादी के लेता था, फिर उसको हटा देता, फिर दूसरे को ऐसे फंसाता था नई नई मछलियों की तलाश में। नटराजन ने उससे कुछ मिनटों तक बातें की। यह उसे स्वयं याद नहीं, पर उसका सार यह था कि वह चिंतित ना हो। नटराजन उसके रहने का प्रबंध कर देगा और शाम को वह फ़ोन पर मनीष से बातें कर ले, और फिर जैसा भी कुछ निश्चय हो। यह सब कहते हुए नटराजन को गोरे चेहरे पर दो बड़ी बड़ी तरह विश्वास भरी आँखों का ही ज्ञान रहा। उसी क्षण उसके मन में उस पर छा करने, उसे कभी कोई कष्ट न होने देने की भावना जन्म आई। बिजी उसके साथ आकर कार में बैठ गई और कार जब शहर की ओर चली तो बिजी अपने को संयंत्र न कर सकी। नटराजन की ओर पीठ करते हुए वह दाईं ओर थोड़ा सा मुड़कर बैठ गई और बाहों पर सिर रखकर रोती रही। कहती दुबली पतली आवाज़ असहाय सी लग रही थी,
तब नटराजन के मन में मनीष के प्रति अत्यंत क्रोध उमड़ आया। बाद में जब जब भी विजय का पक्ष ले मनीष से लड़ा, मनीष ने विद्रोह भरी हंसी से कहा, विजय को तुम चाहते हो ना, इसी से उसका दुख तुमसे नहीं सहा जाता। मनीष के कनाडा चले जाने के बाद नटराजन के मन में एक बहुत छोटी सी आशा जगी थी, पर वह शीघ्र ही जान गया था कि विजय उसे सदा एक करुणामय मित्र की तरह समझती है। प्रेमी या पति वह कभी नहीं हो सकता। नया घर अभी भी तरतीब से सजा है। कमरे के बीच में कुर्सी पर मुकी बैठी है और सामने मेज पर झुकी हुई लिफाफों पर पते लिख रही है। नटराजन दरवाजे से टिककर खड़ा हो जाता है और मुकी को कुछ देर ताकता है। मुकी के बादामी रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी है, गले में बड़े बड़े अनगढ़ मनकों की लंबी काली माला है, बिना बाहों का ब्लाउज, गोल चिकनी सांवली बाहें। नटराजन को देखकर मुकी ने कलम रख दी और हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। कमरे में बैठने को कुछ नहीं है, केवल एक कुर्सी है जिस पर मुकी बैठी है। पूरे कमरे में अंधेरा अंधेरा सा है। प्रकाश का एक वृत्त मेज पर है, लिफाफे के ऊपर। क्या अब तक लैब में थे? मुकी ने पूछा। मुकी अपेक्षाकृत मंद स्वर में बोलती है, वह अस्वाभाविक नहीं लगता। नटराजन आकर मेज के पास खड़ा हो गया। मुकी की आंखें सचमुच लंबी हैं, पलकों पर बरौनियां जहां उगती हैं शायद आईलाइनर से खींची गई काली रेखा है। बरौनियां घनी हैं और आंखों पर छाया सी है। माथे के ऊपर सांवरे रंग बाल कानों को पूरा ढके हुए हैं। होठ बहुत फीके गुलाबी, पर यह सब कुछ मुकी पर बहुत फबता है। मुकी के व्यक्तित्व में ठहराव है, जो वह कुछ सोचती है उसे अवशिष्ट करती है। विजय की तरह तुरंत विचलित या खुली हुई नहीं है। नटराजन ने चाहा कि वह विजय और मुकी की तुलना करना छोड़ दे, पर वह ऐसी आदत बन गई कि सहज नहीं छोड़ती। नटराजन ने एक निमंत्रण पत्र उठा लिया और कहा, तुमने विजय लक्ष्मी को निमंत्रण भेज दिया? उसकी आंखें मुकी के चेहरे पर स्थिर है, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी नहीं भेज पाई हूँ। नटराजन ने निमंत्रण पत्र लिफाफे में डालते हुए कहा, यह मैं रख ले रहा हूँ, कल दे दूंगा। मुकी ने हाथ बढ़ाया और लिफाफा नटराजन से ले लिया। क्यों? तुम क्यों कष्ट करोगे? मैं ही भेज दूंगी। बात खत्म हो गई। मुकी को यह प्रसंग अच्छा लगा या नहीं, नटराजन के पास यह जानने का कोई साधन नहीं था। उसने खाली कमरे में एक चक्कर लगाया। अभी नया फर्नीचर नहीं आया है। मुकी अपने पुराने फ्लैट से थोड़ा थोड़ा सामान लाती जा रही है। शयन कक्ष में बक्स, किताबें, कैनवसें दीवार के किनारे किनारे रखी हुई हैं। रसोई घर में उपहार रूप में आया तमाम सामान इकट्ठा हो गया है। मुकी हर काम बड़ी निष्ठा और चाव से कर रही है, पर नटराजन क्यों अपने को इस उत्साह में नहीं डुबा पाता। प्यार की बातें दोनों के बीच कभी नहीं हुई। यद्यपि काफ़ी समय दोनों के साथ बिताया है। घूमने फिरने, पार्टीबाजी और शो में जाने में मुकी ने कभी ना प्यार मांगा, ना प्यार देने का वादा किया। जैसे दोनों ने ही सहज भाव से ग्रहण कर लिया है कि विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब नटराजन के मन में कुछ संशय जाग उठा है। विजय अब भी मन को बांधे हुए है। शायद मुकी भी मनीष को मिस करती है हो। नटराजन को अपने बारे में भ्रम नहीं। मनीष को स्त्रियां सहज या आकर्षक पाती हैं। नटराजन दुबला पतला मझोले कद का, बहुत कुछ स्ट्रेट प्रवृत्ति का युवक है। कम बोलता है, अपने में सिमटा घिरा रहता है। मुकी को रिझा सके ऐसा है ही क्या? नटराजन ने देखा। मुकी हाथ का काम छोड़कर उसे एकटक देख रही है। नटराजन ने थोड़ा सा मुस्कुराकर
अपने विचारों पर आवरण सा डालते हुए पूछा, तुम कब से यहाँ पर हो? शाम से ही आया गई थी। बची हुई किताबें पैक कर ली थी, नीचे कार में ही है भी, मैं ले आता हूँ। नटराजन चलने को तैयार हुआ। नहीं, रहने दो, जब तक यहाँ शेल्फ नहीं है तब तक बॉक्स में रहने से कोई हर्ज नहीं। कब आ रही हैं शेल्फें? इस सप्ताह के अंत तक पर्दे भी तब तक बन जाएंगे। मुकी कुर्सी पीछे खिसकती हुई उठ खड़ी हुई, लिफाफे इकट्ठे कर बड़े से पर्स में डाल दिए। फिर वह नटराजन के पास आकर खड़ी हो गई और खिड़की के पार देखने लगी। रात के समय बाहर देखने को रम्य कुछ भी नहीं है। दूर तक फैला काला प्रगाढ़ अंधेरा है और फिर बहुत बिजलियां की एक लंबी धूमिल पात। मुकी ने इतने निकट होने पर उससे किसी महंगे सेट की सुगंध आती है। नटराजन मौन है। मुकी ने पूछा, मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलोगे? चलो। मुकी ने कार की चाबी नटराजन के हाथ से पकड़ा दी और दोनों साथ ही दरवाजे तक आए। और जब तक नटराजन ने ताला बंद किया तब मुकी तिरछी सी खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही। नटराजन की कार बाहर खड़ी थी। नटराजन मुकी को उसके घर तक पहुंचाकर लौटने लगा। मुकी ने उतरते हुए एक बार खाने के लिए रुकने को कहा, पर उससे असुविधा होगी, यह कहकर नटराजन ने अस्वीकार कर दिया। मुकी अंदर चली गई और नटराजन ने एक अंधेरी सड़क पर कार मोड़ दी। अभी नींद नहीं आएगी, यह जानकर उसका मन अपने घर लौटने का नहीं हुआ। सड़क सुनसान थी और तीव्र गति से दौड़ती कार की खिड़की से तेज हवा अंदर आ रही थी। दाईं ओर मुड़ने पर काबरगा और बिजी को कई बार इस और सैर के लिए ला चुका। प्रारंभ में बिजी और मुकी कितनी अच्छी मित्र थी। बिजी को एयरपोर्ट से लाकर मुकी के पास ही छोड़ा गया था, पर मनीष को मुकी से प्यार है, यह जान बिजी बाद में विक्षिप्त सी हो गई थी। उसने रोते हुए मुकी की बनाई पेंटिंग्स दीवारों से उतारकर फाड़ डाली थी। उसके गढ़े हुए बर्तन जमीन पर पटक दिए थे और जब मनीष की वर्जना का उस पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने बिजी को तड़ातड़ 2 चांटे मार दिए थे। तब नटराजन और ना देख सका। मनीष को अलग करते हुए उसने बिजी को पकड़ लिया था। बिजी शिथिल गात और उसकी पकड़ से सरक कर भूमि पर बैठकर रो उठी थी। मुकी यह सब सुनकर रसोई से निकली थी और उसके चेहरे का भाव अब भी नटराजन के मन पर अंकित है। शाम की शुरुआत ठीक हुई। मुकी और बिजी ने उन दोनों को भोजन पर बुलाया था। मनीष और बिजी को बैठक में छोड़कर मुकी रसोई घर में चली गई और नटराजन के साथ जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मुकी ने कहा, यहाँ सब ठीक है नटराजन, सिर्फ सलाद बनाना है, मैं कर लूँगी। तुम तब तक बियर क्यों नहीं पीते? बैठक में जाकर मनीष और बिजी के एकांत में बाधक न बनने के लिए नटराजन टेरेस पर चला गया, जहाँ न चाहते हुए भी उसके वार्तालाप का कुछ अंश उसके कानों में पड़ता रहा। शायद बिजी ने कहा कि यहाँ आकर अभी तक विवाह न होने के कारण उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। मनीष का उत्तर वह सुन चुका। पर अचानक ही चीखने झगड़ने की चीज़ों के फेंके जाने के स्वर से नटराजन चौंक कर कमरे की ओर झटपट परिचित भीरू विजी प्रचंड दुर्दमनीय बन गई थी। बाद में नटराजन द्वारा झकझोरे जाने पर उसने चौंक कर आंखें खोली, जैसे होश में आई हो। फिर उसकी आंखें से झरझर आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मैं यहाँ एक पल भी ना रह सकूँगी, मुझे कहीं और जगह ले चलो। समझा बुझाकर नटराजन ने उसे जाकर सैया पर लेटने को बाध्य किया। बिजी का चेहरा ऐसा हो आया था कि उसके अंदर का सारा प्रकाश बुझ गया हो। वह बिना प्रतिवादी किए शयन कक्ष में चली गई। नटराजन जब बिजी को अंदर भेजकर मुड़ा तो देखा मुकी भूमि पर से फटे कागज के टुकड़े इकट्ठा कर रही है।
फिर उसने तांबे का दीपाधार उठाया जो मेज के नीचे पड़ा था और उसमें पड़ गए गड्ढों को बार बार छूने लगी। मनीष इस बीच जा चुका था। इस सब के लिए आप मुझे ही दोषी ठहरा रहे होंगे, नटराजन को अपनी ओर देखते देखते पा मुकी ने कहा। फिर वह उठकर खड़ी हो गई, बोली, अगर मनीष को मैं विजय से अच्छी लगती हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप ही बताइए। यदि मैं विजय से अधिक आकर्षक हूँ, सोफिस्टिकेटेड हूँ, तो क्या मेरा कोई अपराध है इसमें? मुकी की इस बात पर नटराजन ने चकित हो उसको देखा, पर यह सब कुछ बहुत स्पष्ट दो टूक भाव से कहा गया। इसमें ना दम्य था ना अहंकार। मुकी शायद कुछ लोगों को विजय से अच्छी लगी। रंग सांवला है पर आंख लंबी, होठ सुगढ़, देहष्ट सानुपात, उठने बैठने में एक लचक, चारों ओर एक व्यक्तित्व वैशिष्ट्य का आभास। मनीष और मेरी रुचि मिलती है। वह लेखक, मैं कलाकार। विजय इज ए नाइस गर्ल, मगर उसमें मनीष से व्यक्ति को आजन्म पकड़कर बांध रखने को ही है क्या? मुकी कभी भी उद्वेलित नहीं होती। उसके स्वर में एक ठंडापन है। वह विजय की तरह केवल एक गृहिणी मात्र बनकर संतुष्ट नहीं रह सकेगी। पर इसके बाद जब विजय ज्वर और सर्दी के कारण बीमार हो गई तब मुकी ने ही एम्बुलेंस बुलाकर उसे यूनिवर्सिटी अस्पताल में भेजा। अगली सुबह विजय के लिए गुलाब का एक फूल खरीदकर नटराजन उसे देखने आया। विजय अनिश्चित भाव से थोड़ा मुस्कुराई। नटराजन उसे कृत्रिम रोज से देखने लगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। तकिए के सहारे टिकी विजय दोनों हाथों में गुलाब की लंबी डंडी घुमाती रही। फिर पतली सी आवाज में बोली, एक काम कर दोगे? कहो। कहीं एक छोटा सा सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढो। मैं उस डायन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। आगे इस पर बात नहीं हुई। इधर उधर की छोटी छोटी निरर्थक बातों से समय बीत गया। दोनों ही एक और एक तनाव सा था। नटराजन चलने को उठा तो विजय ने पूछा, नटराजन, वो मनीष कैसे हैं? ठीक है, कहते हुए नटराजन ने झुककर उसके बाल थपथपा दिए। अगले 2 दिन अपार्टमेंट ढूंढते हुए बीते। इस बीच लाइब्रेरी जाकर कुछ लोगों से मिल आया। भारतीय भाषाओं की पुस्तकों की कैटेलॉगिंग करने के लिए एक जगह खाली थी। वहाँ विजय काम करे इसका प्रबंध किया और फिर लाइब्रेरी के पास ही एक छोटा सा रूम अपार्टमेंट भी मिल गया। एक कमरा, छोटी सी रसोई, बाथरूम। विजय के अस्पताल से लौटने से पहले ही नटराजन ने उसका सामान वहाँ पहुँचा दिया। सामान मुकी ने पैक कर दिया था। वह नटराजन के साथ आकर चीज़ें ठीक कर गई। बाजार से थोड़ा जरूरी सामान, फल, दूध, मक्खन आदि लाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर उदास सी दीवार पर एयर इंडिया का कैलेंडर लगा दिया। ना चाहते हुए भी नटराजन को लगा मुकी भली है, मुकी उदार है, और इसी से मन में थोड़ी सी श्रद्धा जागी। विजय ने लौटकर पहली बार अपना नया घर देखा। कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तुमने सामान जमाने की क्यों जहमत की? वह तो मुकी आकर ठीक कर गई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ओह, विजय ने कहा और दूध की बोतल सिंक में उलट दी। विजय, मेरे सामने फिर उसका नाम मत लेना नटराजन, विजय ने कहा। अभी जो विजय है वो मुकी से प्यार करना चाहती है। उसके मन में फिर से प्यार पनप रहा है। वो सोच रहा है विजय सोच रही है कि नटराजन से फिर से एक बार प्यार, अगर हमको नटराजन एक बार फिर से हमसे प्यार का इजहार करे तो हम आपकी बात सब कुछ बोल देंगे कि हम करेंगे, आपसे करेंगे। लेकिन अभी तो मुकी फिर से डोरे डाल दी है नटराजन के ऊपर। नटराजन से उसकी शादी होने वाली है, तो अब की बार फिर ये कह रही है कि फिर से मैं मात खा गई, इसलिए परेशान है, रो रही है। अब आगे देखते हैं इसमें। शायद सोचती होंगी कि मृत बहन की लड़की इसी तरह ठिकाने लगे। वैसे घर में किसी को कोई चिंता न थी। सगाई की रस्म ऐसे ही हुई थी। ना इधर से कोई आया ना उधर से। मनीष के यहाँ चले आने के बाद भी पत्र व्यवहार होता रहा और 1 साल बाद अपने लौट
आने के बजाय उसने बीजी को बुला भेजा तो बीजी ने अपनी माँ के गहने मौसी के द्वारा ही बिकवाकर आने का प्रबंध किया। पिता नाराज हुए भी माता भुनभुनाई थी, पर गहने नाना के दिए हुए थे, इसलिए किसी का बस न चला। पर यहाँ पहुँचने पर पाया कि मनीष मेक्सिको गया है, क्योंकि बीजी की जो माता थी वो नहीं थी, वो उसकी सौतेली माँ थी। तो उसका जो माँ स्वयं की थी, सगी माँ, उनका जो गहना था वही बेच करके वो आई थी, इसलिए किसी का बस न चला। कह रही कि मेक्सिको चला गया था। यह बात बीजी को बहुत खटकती थी, पर करती भी क्या। उन लंबे कार्यहीन दिनों को नटराजन ही ने भर दिया था। अपनी लैब से छुट्टी पाकर रोज ही उसे सैर के लिए ले जाता। कभी कभी वाशिंगटन में पूरा दिन बीत जाता। तब मुखी ने अजीब बहकी बहकी बातें करनी शुरू कर दी। एक दिन बोली, मनीष लौटने पर पाएंगे कि उनकी भावी पत्नी को उनके मित्र ने हड़प लिया। मुखी बोली, मनीष लौटने पर यह पाएंगे कि उनकी पत्नी को क्या? बीजी ने अचाक कर पूछा। कैसी भोली हो? उनकी आंखें नहीं देखती, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं। नटराजन की तो लैब थी और वे थे, किसी लड़की से मतलब ना था। अब रोज वाशिंगटन की सैर होती है, कभी लिंकन मेमोरियल घुमाया जा रहा है, कभी जेफरसन। मुखी इस समय कैनवास पर रंग लगा रही थी। ब्रश को थोड़ा सा हवा में उठाकर बोली, और बीजी, यदि तुम्हारी जगह मैं होती तो दोनों में नटराजन को ही चुनती। 6 साल से यहाँ हैं, PhD है, इंडिया जाकर जोरदार नौकरी मिलेगी। यहाँ भी 8,000 तो मिल रहे होंगे। मनीष के पास तो एक टुटपुजिया फेलोशिप ही है। बीजी ने कुछ देर कुछ भी कहते ना बना, फिर उसने कहा, कैसी बातें करती हो मुखी? नटराजन मेरे लिए बड़े भाई के समान है, मैं उन्हें इसी दृष्टि से देखती हूँ। मुखी हंसने लगी। ब्रश रखकर उसने आगे झूल आए बालों को पीछे करते हुए कहा, तुमने भी क्या वही संकुचित गली मोहल्ले वाली बात कही? नटराजन तुम्हारे भाई कैसे हो गए? वे मैसूर के हैं, तुम पटना से आई हो। तुम में और नटराजन में केवल एक रिश्ता है, तुम एक सुंदर स्वस्थ युवती हो और वे एक ऐसे युवक हैं जिन्हें तुम अच्छी लगती हो। ऐसे सिचुएशन में मालूम है क्या होगा? बस मुखी, मुझे और कुछ नहीं सुनना। नटराजन गुस्सा हो गई बीजी, बोली, बस मुखी बस, मुझे और कुछ नहीं सुना। मुझे और मेरी मान्यताओं को तुम अलग छोड़ दो, विजय ने बुरा मानते हुए कहा। और अब यह विवाह होने जा रहा है, उसमें निश्चय ही नटराजन ने अधिक उसके वेतन व भविष्य की संभावनाओं का ख्याल किया होगा। मुखी ने विजय को यह दृढ़ विश्वास है, पर दुख तो इस बात से नटराजन कैसे मूड हो गया। क्या वह मुखी की असलियत नहीं जानता? विजय ने उठकर चाय का पानी स्टोव पर रख दिया और हथेली पर 2 एस्पिरिन की टिकिया रखे उन्हें कुछ देर देखती रही। पटना में सब कुछ वैसा ही होगा। वी माता का बुदबुदाना, पिता की लंबी चुप्पियाँ या खीज, झुंझलाहट भरा स्वर, छोटी बहन का रेडियो के साथ फिल्मी गीत गाना। क्या कभी किसी को उसकी विजयलक्ष्मी की कभी भी याद न आती होगी? इन 1.5 सालों में कितनी दूर आ गई है, वह मुड़कर देखने से मन को में ऐसा आश्चर्य सा भर जाता है कि क्या कभी जिंदगी इससे भिन्न भी थी। अब तो लाइब्रेरी का बेसमेंट और किताबों के ऊंचे ऊंचे ढेर, कभी कभी काम करते हुए कुछ याद आ जाता है। मनीष की बाहों की किसी जकड़, उसका मुस्कुराना और कभी कभी क्रूर शब्द। तब बीजी यहाँ से कहीं दूर चली जाना चाहती है। वह जानती है कि वापस लौटना असंभव सा ही है। कहाँ से आएंगे किराए के पैसे और किस मुंह से पिता की देहरी पर जाकर खड़ी होगी। कहीं और नौकरी कर सकती है, पर जैसे बीजी के अंदर की सशक्ति रिस गई है। उस छोटी सी रसोई में खड़ी बीजी सोचती है कि औरों की तरह सहज सरल जीवन क्यों ना ही हुआ उसका। कब जाने ही कुछ ऐसा घर गया जिससे वह औरों से अलग छिटक गई। यदि मनीष पर विश्वास न किया होता तो शायद इस दशा ना पहुँचती। यदि
मुक्त सी कटुलता आती तो भी आज अकेले यूँ अपने से द्वंद ना करना पड़ता। चाय का पानी उबलने लगा। एंजाइम लैब से लाइब्रेरी तक पहुंचने में 7-8 मिनट लगते हैं, पर 4:45 बजे लैब से निकलकर वहां पहुंचने तक नटराजन ने 15 मिनट लगा दिए और तब पाया कि विजी अभी लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रही है। नटराजन को देखकर वह थोड़ा सा मुस्कुराई और आकर लाल बत्ती के पास खड़ी हो गई। 8 घंटे कड़े श्रम के बाद मुख क्लांत हो ही जाता है, पर उसके व्यवहार में कल जैसी रुखाई न थी। अधिक बातें न हुई और सड़क पार कर दोनों अपनी गली में आ गए। विजी का घर पहले आया और पिछले दोनों दिनों की तरह फिर कॉफी के लिए पूछा गया। स्वीकृति देकर नटराजन अंदर आया तो एकाएक मस्तिष्क में क्रोध गया कि यदि विजी ने कॉफी के लिए न पूछा, उसे उसके रास्ते चले जाने दिया होता तो बहुत बुरा लगता। नटराजन विजी के पीछे पीछे रसोई तक चला गया और बोला, एक प्रार्थना है विजी। क्या? विजी के प्रश्न भरे नेत्र उसके मुख पर ठिठक गए। आज खाने को कुछ ना बनाना। उसके कहने से ढंग पर विजी थोड़ा सा हंस दी। नटराजन को वह हंसी उजली धूप सी सुखद लगी। बहुत बुरा बना था ना, फिर भी तुमने खा लिया। विजी की रसोई इतनी छोटी है कि 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। सिंक के एक प्लेट पर पानी गिर रहा था। विजी ने काफ़ी नापकर पोर्कोलेटर में डालते हुए कहा, तुम चलकर बैठो, मैं अभी आई। नटराजन वापस लौट आया। कुछ देर में जब विजी लौटकर आई तो टूटी हुई मैती पुनः स्थापित हो गई। ऐसा ही कुछ भाव उसके मुख पर आया। नटराजन ने मेज पर पैर टिका लिए थे, उन्हें समेट लिया और कहा, तुम्हारे किसी काम में बाधा तो नहीं दे रहा हूँ विजी? ना। विजी ने अपनी साड़ी की सलवटें चिकनी सी करते हुए कहा, व्यस्त तो तुम होगे आजकल। कुछ विशेष नहीं, अगले सप्ताह छुट्टी पर जाने से पहले लैब में थोड़ा काम निपटाना है, बस। अपार्टमेंट तो ठीक हो गया है, फर्नीचर आने पर जमाना बाकी है। विजी आजकल में अधिक रिलैक्स्ड लग रही है। उसने हरे रंग की बिना किनारे की सूती साड़ी पहन रखी है। वह इधर काफ़ी दुबली हो गई है, चेहरे पर पीलापन सा है, पलकें घनी और नीचे तरल आंखें चमकती हैं। वह उसे एकटक देखता रहा। एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगे? विजी ने पूछा। रसोई में काफ़ी पोर्कोलेटर खुद बुद करने लगा और कॉफ़ी की सुगंध पूरे कमरे में छा गई। कहो, बहुत आनंद उत्सुक दूल्हे से नहीं दिखाई देते। कुछ अनमने, कुछ उदास से नजर आते हो। नटराजन चौंक गया। संभलने के लिए कुछ क्षण लेता हुआ बोला, जैसे कि तुम दिखती थी उन दिनों, उल्लासित, निरंतर मुस्कुराती हुई। विजी रसोई में जाकर पर्कोलेटर ले आई और मेज पर रखती हुई बोली, अब सोचती हूँ कि वे भी क्या दिन थे, कितने सपने, कितने उमंगे, कितनी नादान, कितनी विश्वास भरी। इन 1.5 वर्षों में कितनी पक गई हूँ, जैसे 10 वर्ष जी लिए हों। तुम्हें अकेले रहना अच्छा लगता है। अकेले रहना तो नटराजन किसे अच्छा लगता है। कभी खिन्न हो जाती हूँ, दीवार से सिर टकराना चाहती हूँ, फिर अपने को संभाल लेती हूँ, फिर मैं कभी किसी उपलब्धि की चेष्टा करती। नटराजन को लगा विजी सचमुच बड़ी हो आई है। पहले तो रह रहकर हंसती थी और निरर्थक बातें करती थी। अच्छा नटराजन, तुमने बताया नहीं, तुम इस विवाह से प्रसन्न हो? पूछ तो लिया, पर उसी क्षण विजी को लगा कि इतना उद्धत व्यक्तिगत प्रश्न उसे ना पूछना चाहिए, जैसे रह रहकर भूल जाती है कि नटराजन के जीवन में नया आयाम सा आ गया है। वह मुखी का पति बनने जा रहा है। विजी जब अपने लिए कुछ नहीं है, कभी कुछ थी, अब मात्र परिचिता है। अब मुखी उसके जीवन में समग्र अनुभव की संगिनी बनेगी। हाँ विजी, मुखी सचमुच बड़ी भली, बहुत अच्छी है, विजी ने कहा। नटराजन ठठाकर हंस पड़ा। छल कपट तुमसे नहीं निभता।
मुखी की प्रशंसा करने का प्रयत्न ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी परछाई से घृणा करती हो। आश्चर्य की बात, मुझे तुमने अब तक घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? नटराजन ने कहा। विजय का चेहरा अप्रतिभ हो गया है। क्या लोग बदलते नहीं? धारणाएं नहीं बदलती हैं? बदल सकती? ओ विजय, यू आर सो स्वीट। अच्छा, कॉफ़ी दोगी या नहीं दोगी? विजय के पास से उठकर नटराजन अपने घर आया। अलमारी में थोड़े से आवश्यक कपड़े थोड़े छोड़ उसने बाकी चीज़ें सूटकेस में रख दी और फिर मुखी को उसके घर पर फ़ोन किया। खाली घर में घंटी देर तक बजती रही। नटराजन ने जान लिया कि वह नए घर में होगी। वह लिफ्ट में ऊपर जाने के बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और उसने पाया कि सीटी बजा रहा है। दरवाज़ा खटखटाने पर मुखी ने खोला। वह अभी हरे रंग की सूती साड़ी पहनी थी। उसकी साड़ी में जो है चौड़ा लाल रंग का बॉर्डर था और जिसमें जरी के तारों से घना हुआ काम था। और फिर उसके बाद मैंने लैब में फ़ोन किया था पर तुम वहाँ नहीं थे। मुखी ने कहा जो है नटराजन से कि मैंने लैब में फ़ोन किया था, आप वहाँ नहीं थे। नटराजन एक पल रुका, फिर बोला कि विजय लक्ष्मी मिल गई थी। मतलब विजय लक्ष्मी मतलब विजय को बोलती थी। विजय मतलब विजय लक्ष्मी। उसके साथ काफ़ी पीने चला गया था। मुखी दरवाजे के पास से हट आई, बोली सेल्फें आ गई हैं तो किताबें लगा देती हूँ। फिर जो है किताबें जो है नटराजन को पोंछ के किताबें देती गई मुखी और नटराजन लगाया। तो 3 अलमारी, जब तक 3 ही रैक में लगाया था तो इसने नटराजन ने कहा कि जो है विजय आपकी साड़ी जो है गंदी हो रही है, मैं ही साफ करके लगा देता हूँ। तो विजय ने बोला कि जो है नहीं, मैं लगा दूँगी, मैं देती हूँ। तो उसके बाद दोनों लगाते लगाते परेशान हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं। दोनों बॉक्स पे नीचे बैठ गए। फिर गर्मी हो रही थी, उन्होंने कहा कि चलो बाहर घुमाते हैं। फिर बाहर घूमने के लिए मुखी और नटराजन निकले। तो बाहर में जो हवा था, आबो हवा, वो थोड़ा सुकून था, पेड़ सुस्त थे और थोड़ा टहलने चलो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कमरे की बत्ती छोड़ के इससे बाहर नीचे आ गया। तो थोड़ा जो शाम था वो मनमोहक था। फिर नटराजन ने कहा कि चलो कार से कहीं घुमाते हैं। नटराजन ने दरवाज़ा खोला और मुखी रुक गई। नटराजन बाईं सीट पर बैठी और जो है कार स्टार्ट के बिना जाने उसने कब्रगाह की ओर जो है कब्रगाह की तरफ जहाँ पर हमेशा बिजी को ले जाता तो घुमाने, उधर गाड़ी मुड़ा दिया। फिर कार में मुखी के सेंट की जो है सुगंध फैलने लगी थी। फिर दीर्घ मौन को तोड़ते हुए नटराजन उनसे पूछा मुखी से कि तुम्हें यह सब सच लगता है? मुखी गर्दन मोड़ बाहर देखती लगी। मुखी गर्दन मोड़ के बाहर देख रही थी और मुखी से पूछा जैसे ही बात का उत्तर नहीं देना चाहती। नटराजन को किसी बात का उत्तर नहीं देना। नटराजन को हरी साड़ी में लिपटी मुखी सच नहीं लगती। उसने आज तक मुखी का स्पर्श नहीं किया, वो कभी मुखी को छुआ नहीं, क्योंकि वो मुखी मनीष से सुना था कि मुखी जो है बहुत ही कोमल है, ये है वो है। तो इस समय हाथ बढ़ाकर खुली बाहों को छूना चाहता, जैसे यह जानने को कि उसकी त्वचा में कितनी उष्णता है, कितनी वो चिकनी है, जैसे कि मनीष ने कहा करता था। मनीष अक्सर उसकी बातों में जिक्र किया करता। कुछ समय पहले तक मन में भरी हुई अनजान सी खुशी तड़क कर टूट गई। नटराजन के मन में अचरज सा भर आया कि बगल में नितांत अपरिचित को बैठा रखा, जैसे ऐसा उनको पति किस लिए ले जा रहे हैं। क्या उसके मन में मुखी के लिए सचमुच कहीं ममता तो या स्नेह छिपा है? यह विवाह 34 साल के जीवन का अकेलापन दूर करने के निमित्त ही किया जा रहा है। पास बैठी नयनतारा मुखर्जी मुखी को ही बोलते हैं। मुखर्जी के बारे में क्या जानता है। नटराजन ने आकुल होकर पूछा, तुम क्या हो मुखी? तुम्हारा सत्य रूप क्या है? तुमने मुझसे विवाह करना क्यों स्वीकार किया? क्या 27वें वर्ष में तुम्हें एक पति की कमी महसूस हो रही? मुखी 27 साल की हो गई, महसूस हो रही है। मेरे लिए तुम्हारे मन में आदर के अस्तित्व अतिरिक्त और कुछ भी है? क्या तुम वैसी ही लोभी स्वार्थी क्षुद्र हो जैसी विजय ने तुम्हें चित्रित किया है? क्या तुम उतनी ही सहज प्राव्य हो
जैसा अवज्ञा से मनीष कहा करता था। बी केयरफुल, मुकी ने कहा। सकरी सड़क पर सामने से एक कार आती दिखाई दी। नटराजन ने अपनी कार जल्दी से बाईं ओर मुड़ी और सड़क के किनारे कंकरीली भूमि पर उतार दी। सामने वाली कार तेजी से गुजर गई। नटराजन फिर सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद उसे याद आया कि मुकी से जो उसने सवाल पूछे, मुकी ने किसी का जवाब नहीं दिया। बिजी ना उस रात सो सकी और बिजी से कोई सवाल कछोड़ता रहा अंदर ही अंदर। उस रात ना सो सकी न उससे अगली वाली रात सो सकी। विजय को अपने लैब में आया देख जो है नटराजन चौंक गया और हाथ का बीकर मेज पर रखकर वह लैब से बाहर निकल आया और बोला, क्यों विजय, खैरियत है सब कुछ? विजय पूछा, बोली कि समय होगा आपके पास? विजय ने पूछा तो नटराजन ने कहा हाँ, और विजय कुछ कहे इस प्रतीक्षा में खड़ा रहा। फिर बोला, आओ कॉफ़ी लाउंज में चलें, वहाँ इस समय कोई नहीं रहता है। फिर विजय और नटराजन दोनों चुपचाप कॉफ़ी लाउंज में चले गए। तो नटराजन ने कहा, विजय क्या तुम जो है कॉफ़ी पीना चाहोगी? तो वो विजय ने कहा, नहीं, मैं कोको कोला पीऊँगी। नटराजन ने मशीन में पैसे डाले और 2 कोको कोला निकाला। एक ढक्कन खोल करके विजय को दे दिया, एक स्वयं ले लिया। उसके बाद कहा कि मैं ज़्यादा विजय ने कहा, नटराजन एक उसको दे दिया, एक स्वयं ले लिया। उसके बाद विजय ने कहा, भूमिका कहे कि ज़्यादा मैं भूमिका तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं 2 दिन से लगातार सोच रही हूँ कि इस बारे में ज़िंदगी की क्या करूँ, मैं समझ नहीं पाती। विजय रुका, नटराजन का मुँह ताकने लगी। फिर एकदम कह डाला, नटराजन मुझे $1000 चाहिए, मुझसे अब यहाँ रहा नहीं जाता। अब ये दिन भी ना रहा जाएगा, एक दिन भी नहीं रहा जाएगा। मैं वापस जाना चाहती हूँ, कुछ भी हो वह अपना देश है, वे लोग अपने हैं। दे सकोगे नटराजन? तो विजय ने उसके चेहरे पर अपनी उत्सुकता कतार आंखें जमा दी। और तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकोगी? उसने बोला। नटराजन ने कहा, मैंने पता लगा लिया कि मुझे प्लेन में जगह मिल गई, न्यूयॉर्क से लंदन जाती है। मैं पहले जो है कनाडा मनीष के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि उसका दिल अभी भी लग रहा है कि मनीष के पास मुझे जाना चाहिए, मनीष के प्रति इसका प्यार अभी भी है। तो वो नटराजन से कहा कि मालूम नहीं कब तुम्हें यह वापस कर सकेंगी मुझे। तो नटराजन जो है उसको जो है बोला कि 1500 का चेक बुक निकाला और 1500 का चेक काट करके उसको दे दिया लिख करके। नटराजन ने विजय को कुछ कहा नहीं, कुछ कहना चाहता था। अगर कुछ और ज़रूरत हो तो बता देना, हम वो भी ज़रूरत पूरा कर देंगे। तो उसके बाद विजय ने कहा कि मैं जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने मत आना, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। लेकिन नटराजन जो है उसको छोड़ने एयरपोर्ट चला जाता है और एयरपोर्ट चला जाता है। उसके बाद नटराजन धीरे से थोड़ा विजय को उपस्थित। फिर नटराजन को याद आया कि कुल 3 दिन ही बचे हैं। शनिवार को उसके मित्र के यहाँ जो है पार्टी है और सोमवार को 4:30 बजे सिविल सेरेमनी है। उसी रात जो है प्लेन लेकर मेन चले जाएंगे और वहाँ 10 एक दिन वहाँ बिताएंगे। और मुखी के लिए उसकी माँ जो है लाल बनारसी साड़ी और शंख की चूड़ी कुमकुम भेजा है, वह पहनेगी। और उसी बीच जो है फर्नीचर आ गया, करीने से रख दिया गया। और करीने से मतलब किरान होगा, ये करीने लिखा हुआ है यहाँ पे। घर भरा पूरा लगता है और रसोई अत्यंत आधुनिक है, सफ़ेद और हल्की पीली। मुखी ने पात में चमकदार स्टेनलेस स्टील के बर्तन सजा दिए हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ बियर की बोतलें रख दी हैं। सब कुछ साफ़ सुथरा चमकता धमकता है। नटराजन के मन को थोड़ा सा विस्मय है। मुखी घर गृहस्थी में इतनी रुचि लेगी, इसकी उससे आशा नहीं थी। एयरपोर्ट से नटराजन अपने अनमने भाव से अपने फ्लैट में लौट आया। थोड़ी चीज़ें पैक करनी थी, पर उन्हें वैसा ही छोड़कर वह कमरे में बैठ गए। विजय जाते जाते भी एक बार मनीष से मिलने का मुंह ना छोड़ सकी। इस भेंट से उसे थोड़ा यातना भी और मिलेगी। पर नटराजन जानता था कि विजय अंदर बल का एक स्रोत है, टूटती है, बिखरती है, पर लेकिन अपने आप को संभाल लेती है। नहीं तो कोई और दूसरा लड़की होती तो इस वक्त वो पागल हो चुकी होती। और बाहर भोजन करने के विचार से उसकी ओर चल दिया। सोच रहा था कि संध्या के अंत तक मुखी को बता देगा कि वह विजय को
विजय सदा के लिए चली गई है और उसकी छाया तक दोनों के बीच में अब नहीं रहेगी। एक सूटकेस लेकर विजय लक्ष्मी आई थी और वह वही लेकर के वापस चली गई, साथ ही उसकी वेदना का भी भार भी। मुखी के घर गया तो ताला बंद था। नटराजन पैदल ही नए घर की ओर चला गया। जो रंग भरे पत्ते पेड़ों पर छाए थे दोनों 2-3 दिनों में ही झड़ गए और इस समय पैरों के नीचे आकर 3 दिन अर्ध स्वर में रह रहे थे। वे सारे उड़े ऊंचे पेड़ अपनी काली बाहें उठाकर अपनी नंगता को असहाय कर रहे थे। नीचे से लिफ्ट लेकर ऊपर की ओर पहुंचते नटराजन निश्चय कर लिया कि जो है मुखी को विजय के जानने का समाचार किस प्रकार देगा। कोई निकट या आत्मिक हो गया या फिर ठंडे निर्विकार भाव से मुखी विजय चली गई, ऐसा बोलेगा। अपनी चाबी से ताला खोल नटराजन ने दरवाज़ा अंदर ठेला। कमरे में आकर उसने पाया कि मुखी नए सोफे पे आंधी लौटी है। दाईं बाँह शिथिल सी लटक रही है, बाईं बाँह मुड़कर वो चेहरा गड़ाए है। उसका पूरा शरीर रह रहकर हिल रहा है। मुखी उसने बहुत चिंतित हो गई और स्वर में पुकारा। मुखी ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर तेजी से बाईं उंगली से अंगूठी निकाल कर उसकी ओर फेंकती हुई बोली, यह लो, अपनी अंगूठी लो और यहाँ से दफा हो जाओ, जाओ घर से बाहर। मैं तुमसे बात नहीं करना नहीं चाहती हूँ। पर अप्रत्याशित घटना से नटराजन कुछ क्षण तक स्तब्ध हो गया कि इसको हो क्या गया है। फिर उसने झुककर मुखी के कंधे पकड़ लिए। क्यों मुखी, क्यों? मुखी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके शरीर में तड़पती मछली की तरह एक लहर दौड़ गई थी। क्योंकि बोली थी ना विजय की अगर एक बड़ी मछली छोटी मछली को अक्सर खा जाती है, क्या छोटी मछली पलट कर जवाब भी देना नहीं चाहती? तो वही छोटी मछली विजय है। तो उसने जवाब दिया था मुखी को, इसलिए मुखी ऐसा कर रही थी। मुखी को उत्तर नहीं दिया तो उसने तड़पती उसके बाद है अंगूठी उठा लिया और ऐसा आसानी से उससे छुटकारा नहीं पाओगी। नटराजन ने कहा। मुट्ठी बांधी, मुट्ठी को खोलकर उसमें अंगूठी घुसाता हुआ ठूसता हुआ बोला, ऐसे आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पाओगी मुखी, मुझे बताओ ना, इतना दुख की बात क्या है? मुखी बेग से उठकर बैठ गई और सारे दिन रोने से उसकी आंखें फुलकर लाल हो आई थी और सारे चेहरे पर गहरी अशांति थी। मुझसे पूछते हो क्या? स्वयं नहीं जानते हो क्या? मुझे तो रह रह कर यही आस था कि तुम इतने झूठे चालबाज कैसे हो गए। पूरी गर्मी वाशिंगटन में विजय से मिलने जाते थे, मुझसे एक बार भी नहीं बताया। यहाँ फर्नीचर मैं सही करती रही, पर्दा बनाती रही, तुम वहाँ सैर कर रहे थे। तुमसे यह किसने कहा? नटराजन ने धीरे कंठ से पूछा। जाने से पहले विजय मेरे पास आई थी, जिसे सदा से उसने नफरत की, उसे यह बताए बिना कैसे चली जाती। उसे बताया कि तुमने उसे $1500 डॉक्टर के पास जाने के लिए इंडिया जाने के लिए दिए। पहले मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मुझे ख्याल भी ना था कि इतना आगे बढ़ जाओगे। मतलब विजय का कहना था कि बाकी विजय ये बोल दी थी कि मुझे नटराजन ने $1500 दिए हैं और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मतलब प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसको एबॉर्शन करवाना है, ऐसा कुछ विजय ने बोल दिया। तो इस संदर्भ में ये बातें बोल रही है। पर आज फर्नीचर की दुकान से फ़ोन आया, कह रहे कि $1500 दिए, मुझे ख्याल भी ना था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। पर आज फर्नीचर की दुकान से फ़ोन आया, मैंने जो चेक दिए उन्हें दिया, वह बैंक से वापस लौट आया कि वहाँ पर्याप्त धन नहीं है, कि उसके बैंक में $1500 निकाल लिया, तो फर्नीचर के लिए जो पैसा आवश्यकता थे उससे कम थे, तो बैंक वालों ने उनके चेक को बाउंस कर दिया। मुखी का स्वर टूट गया और एक बार फिर भावनाओं की बाढ़ से उसकी आंखों में आंसू भर आए। विजय के सारे अत्याचार मैंने चुपचाप होकर सहे हैं। सोचती हूँ वह पागल है और नादान है, मुझसे विवाह का प्रस्ताव करके तुम उससे चुपचाप मिलते रहे, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सोचती हूँ एक बार जब मेरे निकट आकर पहचान लोगे तो उसे भूल जाओगे। सोचा था कि तुम्हें इतना सुख दूंगी, सिसकती हुई मुखी ने बोली, कि तुम ये सब भूल जाओगे
अब कुछ नहीं सुनूंगी, मैं बहुत माननी हूँ नटराजन। बहुत दर्द मुझे अंदर भी हुआ है और मैंने बहुत धीरज रखा है, पर अब मैं और नहीं सह सकूंगी। गो अबे यहाँ से दूर चले जाओ, विवाह नहीं होगा। मैं किसी प्रकार तुम्हें आदर और श्रद्धा से देख सकूंगी। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। मेरे पिता के पास बहुत सारा धन है। मैं समझती थी कि तुम छल कपट से ऊपर अत्यंत विशाल हो, अत्यंत विशाल हृदय के हो, इसलिए मन ही मन में प्रारंभ से तुम्हें चाहती थी। बाहर आकर झुकी हुई ये आई। मैंने कमरे में सन्नाटा, केवल नयनतारा का पतला टूट टूट जाता उठता गिरता स्वर इतने दिनों से कुछ अंतराल से प्रच्छन्न रहा। एक बारी फूटेगी, बाहर आना चाहती है। नटराजन उसके पास सब कुछ सुनता चुप बैठा है। मुकी के शब्दों से उसे हिला दिया। वह समझ नहीं पा रहा कि बिजी ने चलते चलते ये क्या कर दिया मेरे साथ। बिजी ने मेरे 1500 रुपये भी ले गए, $1500 रुपये भी ले गए। उसे प्रतीक्षा है मुकी के थक कर चुप हो जाने की, कि वह अपने शब्दों में अपनी बात कहेगा, मुकी को समझाएगा। मन में आशा की नन्ही सी रेखा हुए शायद नयनतारा उसकी बात पर विश्वास करे। नयनतारा अर्थात मुकी उसकी बातें पर विश्वास कर लें। अब उसके बाद उसकी शादी हुई कि नहीं हुई, ये कहानी दिलचस्प है, ये सोचने वाली है। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।